हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। कार्तिक, सिद्धार्थ और सूर्यांश क्लास में वापस पहुंचे। अंदर जाकर देखा सभी छात्र अपनी सीटों पर बैठे थे। एक गंभीर दिखने वाला मिडिल एज आदमी मंच पर खड़ा था और क्लास के सभी छात्रों को ध्यान से देख रहा था। जब कार्तिक ने इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो वह थोड़ा हैरान रह गया। यह आदमी इंडिया विश्वविद्यालय में तीसरे साल के छात्रों का डीन डायलन वैगनर था। हालांकि कार्तिक का डायलन से ज्यादा वास्ता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि डायलन एक अच्छा इंसान नहीं है। वो हमेशा अपनी डीन की पोजीशन का फायदा उठाता और स्कूल में ज्यादातर तानाशाही तरीके से चलता था। अगर कोई अमीर छात्र कोई गलती करता तो डायलन उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन अगर कोई साधारण छात्र गलती करता तो उसे पीट डालता या स्कूल से निकाल देता। इसके अलावा ये भी सुना गया था कि डायलन अक्सर महिला छात्रों को परेशान करता था, जिससे उसकी स्कूल में बहुत खराब और अलोकप्रिय छवि बन चुकी थी। तुम लोग अभी भी दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जल्दी से अंदर आओ। डायलन ने कार्तिक और बाकी दोनों को देखकर गुर्राया। कक्षा में जाते वक्त कार्तिक ने एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या अब सभी छात्र यहां हैं? कार्तिक और बाकी लोग बैठते देख डायलन ने बिना किसी भाव के अदिति से पूछा। सब लोग यहां हैं, कक्षा मॉनिटर अदिति ने धीमी आवाज में जवाब दिया। इस समय अदिति की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसकी आवाज रुंधी हुई थी, जैसे वो पहले ही रो चुकी हो। ठीक है अदिति, फिर सबको बताओ कि क्या हुआ, डायलन ने कहा। सर, ऐसा ही हुआ। आज सुबह मैंने हर एक छात्र से शौचालय की फीस के नाम पर पैसे लिए थे। कुल 50 छात्र थे, तो मैंने 5,000 रुपये इकट्ठा किए। मैंने वो पैसे अपने बैग में रखे थे, लेकिन फिर पीटी क्लास के दौरान मुझे डर हुआ कि कहीं पैसे खो न जाएं, तो मैंने अपना बैग क्लासरूम में छोड़ दिया। फिर जब पीटी क्लास के बाद मैं कक्षा में वापस आई तो मैंने देखा कि पैसे गायब थे, अदिति ने बताया। तुम कैसे क्लास मॉनिटर बन गई? मैंने तो सुबह ही कहा था कि हमारे स्कूल में चोर हैं और सभी को अपनी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। दोपहर में तुमने पैसे खो दिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, डायलन चिल्लाया। मैंने मैंने जानबूझकर नहीं किया। अदिति डायलन की बातों को सुनकर तुरंत रो पड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था। अब तुम्हें पैसे वापस पाने का तरीका ढूंढना होगा। अगर तुम पैसे वापस लाती हो तो तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अगर पैसे नहीं मिलते तो फिर तुम्हें अपने साथियों से बात करनी होगी। देखो, हम क्या कर सकते हैं, वरना सभी को फिर से फीस देनी पड़ेगी। यहां पर कहानी को थोड़ी आसानी से और साधारण भाषा में लिखा गया है, जैसे लोग आमतौर पर बात करते हैं, ताकि समझने में आसानी हो। इस समय डिलेन पूरी तरह से बेपरवाह था, जैसे उसे स्कूल में हुए चोरी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो और उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार स्कूल में चोरी होने को कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन डिलेन ने कभी चोर को पकड़ा नहीं था। कक्षा में जब छात्रों ने डिलेन का आदेश सुना तो वे आपस में कानाफूसी करने लगे। ज्यादातर छात्र साधारण थे, हालांकि उनके लिए $5,000 बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वे फिर से उसे चुकाना नहीं चाहते थे। अगर अदिति को अकेले ये पैसे चुकाने पड़ते तो उसके लिए यह बहुत बड़ी रकम होती। कार्तिक ने अदिति के चेहरे पर दुखी भाव देखा और थोड़ी देर के लिए वह झिझकने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर अदिति ने पैसे खो दिए हैं तो वह उसे पैसे चुकाने में मदद करने का रास्ता ढूंढ सकता है। $5,000 एक साधारण छात्र के लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन कार्तिक के लिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता था। मिस्टर वैगनर, इस समय हार्वे अचानक खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? डिलेन ने हार्वे की ओर देखा और पूछा। मिस्टर वैगनर, मुझे पता है कि ये पैसे किसने चुराए हैं, हार्वे ने आगे कहा। जब कक्षा में छात्रों ने हार्वे की बात सुनी तो सभी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। हार्वे ने फिर कार्तिक को आत्मसंतुष्ट होकर देखा और मन ही मन कहा, कार्तिक, अब देखो कैसे मैं तुम्हारा बदला लेता हूं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम जानते हो कि चोर कौन है? डिलेन ने हैरानी से हार्वे से पूछा। हाँ, मुझे पता है, हार्वे ने सिर हिलाया, फिर कार्तिक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, पैसे चुराने वाला व्यक्ति कार्तिक है। क्या? डिलेन चौंक गया। कक्षा में बैठे बाकी छात्रों ने भी कार्तिक की ओर अजीब नजरों से देखा। कक्षा के छात्रों को पहले से ही कार्तिक पर शक था, लेकिन उनके पास उसे चोर साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। हार्वे,
तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या हक है ये कहने का कि कार्तिक चोर है? इस समय सिद्धार्थ खड़ा हुआ और गुस्से में कहा, हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कार्तिक तो हमेशा हम दोनों के साथ था। सूर्यांश भी खड़ा हो गया और हार्वे पर चिल्लाया, क्या तुम यकीन करते हो कि तुम इतने समय से कार्तिक के साथ थे? हार्वे ने सिद्धार्थ की ओर देखा और हंसी उड़ाई। हाँ, मुझे यकीन है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। मैं भी यकीन करता हूं, सूर्यांश ने सिर हिलाया। हे, तुम दोनों अभी भी बहुत भोले हो, हार्वे ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। कार्तिक ने अपनी आंखें सिकोड़कर हार्वे की ओर देखा। हार्वे के हाव भाव से लग रहा था कि आज का मामला पैसे के गायब होने से कहीं ज्यादा गंभीर था। क्लिक क्लैक, क्लिक क्लैक। कक्षा के दरवाजे से ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज आ रही थी। फिर दरवाजे से हल्की सी खुशबू कक्षा में फैलने लगी। जैसे ही आवाज सुनी, सभी छात्रों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे से एक आकर्षक महिला अंदर आई। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसके लंबे चिकने काले बाल उसके कंधों पर लहराते हुए गिर रहे थे। वो लंबी और काफी आकर्षक दिख रही थी। काले रंग की प्रोफेशनल ड्रेस पहने हुए उसकी शरीर की पूरी आकृति उभर कर सामने आ रही थी। यह सुश्री वालेस हैं। सुश्री वालेस यहां क्यों आई हैं? छात्रों ने देखा और चर्चा करने लगे। रेचल डायलन के पास गई और उसे हल्की मुस्कान के साथ देखा। उसने धीरे से कहा, मिस्टर वैगनर, मुझे खेद है कि मैं आपको इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान कर रही हूं। कोई बात नहीं, मैं स्कूल का डीन हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है। डायलन ने मुड़कर रेचल को देखा और उसकी सुंदरता पर ध्यान दिया। उसकी निगाहें बेहिचक रेचल के शरीर पर दौड़ गईं। रेचल ने डायलन की घूरती हुई नजरों को महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हर कोई जानता था कि डिलेन एक अच्छे इंसान नहीं थे। पहले जब वह काम पर था तो डिलेन ने कई बार रेचल को इशारे किए थे कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन उसने उसे हमेशा नकारा किया था। हार्वे, तुम कह रहे हो कि कार्तिक चोर है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? रेचल ने हार्वे से ठंडे स्वर में पूछा। हालांकि कक्षा के छात्रों को कार्तिक पर शक था, फिर भी रेचल को यह विश्वास नहीं था कि कार्तिक ऐसा कुछ करेगा। मैम, मैं बिना सबूत के सिर्फ किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए सबूत हैं, हार्वे ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। फिर उसने सभी की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि क्लास की फीस को लेकर सिर्फ हमारे सहपाठियों को ही पता था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि चोर हमारी क्लास से ही है। जब छात्रों ने हार्वे का स्पष्टीकरण सुना तो वे सिर हिलाकर सहमति जताने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि हार्वे का तर्क सही है। हार्वे ने देखा कि सभी छात्र उसके कथन से सहमत हो रहे हैं तो उसे और भी गर्व हुआ। उसने आगे कहा, छात्र प्रतिनिधि ने कहा कि पैसा उसके बैग में था, जो शारीरिक शिक्षा की कक्षा से पहले वहीं रखा था, लेकिन जब वह पी कक्षा के बाद लौटी तो पैसे गायब थे। दूसरे शब्दों में, पैसा पी कक्षा के दौरान ही गायब हुआ होगा। कार्तिक ने बिना कोई भावना दिखाए हार्वे को देखा। उसने सोचा, हार्वे की सोच के हिसाब से इन सब चीजों को समझ पाना तो नामुमकिन है। जरूर किसी ने उसे यह सब बोलने के लिए कहा होगा, लेकिन सवाल यह था कि हार्वे को ये निर्देश किसने दिए थे? जवाब साफ था। तो मैंने जो 2 सुराग बताए हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे क्लास में पैसे चुराने वाला सबसे बड़ा संदिग्ध कार्तिक है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा था जो पी क्लास के दौरान कक्षा में वापस आया था, हार्वे ने कहा और आयुष की बातों को दोहराया। यह सुनकर कक्षा के छात्र सहमत हो गए और सिर हिलाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि हार्वे का तर्क सही था। अब रेचल ने कार्तिक को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी शंका थी। क्या वाकई कार्तिक वह चोर हो सकता है? क्या उसे कार्तिक पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए था? सुश्री वालेस, मिस्टर वैगनर, मुझे लगता है कि अब हमें बस कार्तिक को ढूंढना है और फिर हम क्लास की फीस भी ढूंढ लेंगे, हार्वे ने कहा। हाँ, कार्तिक को ढूंढो। पी क्लास के दौरान सिर्फ कार्तिक ही वापस आया था। उसने फीस चुराई है, चोर कार्तिक है, कक्षा में बाकी छात्रों ने भी कहा। कार्तिक, क्या अब तुम्हारे पास कुछ और कहना है? रेचल ने थोड़ी देर रुकते हुए कार्तिक से पूछा। कार्तिक धीरे से खड़ा हुआ और शांतिपूर्वक बोला, हार्वे का विश्लेषण सही है, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक बात भूल गया। मैं पी क्लास के दौरान वापस आया था, लेकिन हार्वे सबसे आखिरी में आया। हमारी पूरी क्लास ने देखा कि हार्वे आज पी क्लास के लिए देर से आया था। हो सकता है कि उसने खुद पैसे चुराए हों और मुझे फंसाना चाहता हो। यह सही है, हार्वे के शब्दों के हिसाब से वो भी संदिग्ध है। कार्तिक सही कह रहा है,
हार्वे आज पी क्लास के लिए सच में देर से आया था, सिद्धार्थ और सूर्यांश ने तुरंत कहा। जब हार्वे ने यह सुना तो वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। न सिर्फ वो परेशान थी, बल्कि उसने डायलन से शांत होकर कहा, मिस्टर वैगनर, अब तो सबको पता है और मुझ पर शक है, तो क्यों ना आप खुद डिसाइड करें। आपको बस हमारी शुरुआत देखनी है और पता लगाना है कि ये पैसा एक ही फैमिली के पास है या नहीं, फिर सच सामने आ ही जाएगा। हाँ, इन्हें ढूंढो, इनकी यूक्रेनी लो। जैसे ही क्लास के बच्चों ने हार्वे की बातें सुनी, वे शोर मचाने लगे। इस बार कार्तिक ने सिर उठाया और हैरानी से हार्वे को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हार्वे को कंकाल कैसे मिला और उसे ये क्यों लग रहा था कि वही चोर है। कार्तिक, क्या तुम लाश की सिलाई से सहमत हो? रेचल ने प्लांट लगाने से पहले कार्तिक की तरफ कुछ पल के लिए देखा। जैसे ही रेचल ने अपनी बात खत्म की, सारे बच्चे कार्तिक को देखने लगे। इस बीच आयुष को मन ही मन खुशी हो रही थी। अगर कार्तिक ने यूक्रेन ले जाने से मना कर दिया तो इसका मतलब था कि वो चोर है, और अगर वो पाइपलाइन ले जाने को तैयार हो गया तो आयुष की चाल सफल हो जाती। लग रहा था कि सब कुछ आयुष के प्लान के मुताबिक हो रहा है। कार्तिक ने हार्वे को शांत नजरों से देखा। अब उसे साजिश का कुछ अंदाजा हो गया था। हार्वे का इतना कॉन्फिडेंट होना और चीजों को लेकर इतनी शांति से बात करना साफ इशारा कर रहा था कि यह सब किसी और की प्लानिंग थी। साथ ही हार्वे ने जो सिलिकॉन खरीदा था उस पर इतना खर्च किया कि वो 1 महीने में पैसा कमा लेता। यकीनन ये एक ट्रैप था। हार्वे आखिरी बार क्लास से निकला। फिर उसने अदिति के बैग से चोरी की चीज निकाली और अपनी डेस्क पर रख दी। जब अदिति को पता चला कि उसका पैसा गायब है तो हार्वे ने आगे बढ़कर कार्तिक का नाम लिया। सबने कार्तिक पर शक किया और उसे सफाई देने को कहा। तो क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो कार्तिक? हार्वे ने चिढ़ाते हुए कहा। कार्तिक चुपचाप खड़ा रहा। क्यों नहीं, वैसे भी मुझे परवाह नहीं, कार्तिक ने हार्वे को ठंडे लहजे में जवाब दिया। क्या तुम्हारा मतलब क्या है? हार्वे ने चौंक कर पूछा। कार्तिक ने उसे एक नजर देखा और फिर शांत खड़ा रहा। मिस्टर वैगनर, मुझे लगता है कि कार्तिक अब डर गया है, इसलिए वो तलाशी के लिए तैयार नहीं है। साफ है वो चोर है, हार्वे ने डायलन को जोश में कहा। डायलन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से रेचल से कहा, सुश्री वालेस, आप देख रही हैं कि सिचुएशन कैसी है। हार्वे और कार्तिक दोनों संदिग्ध हैं। मेरा ख्याल है अब तलाशी लेना ही सही होगा। मिस्टर वैगनर, बिना इजाजत के किसी की तलाशी लेना गलत है, आपको यह सोच समझकर करना चाहिए, रेचल ने जवाब दिया। हम डायलन असमंजस में था। वो जानता था कि कार्तिक की मर्जी के बिना तलाशी लेना गैर कानूनी था। मिस्टर वैगनर, क्या ख्याल है मैं कार्तिक की तलाशी लेता हूं? अगर कुछ नहीं मिला तो कार्तिक मेरी तलाशी ले सकता है। जब हार्वे ने देखा कि चीजें उसके हिसाब से नहीं चल रहीं तो उसने ये सुझाव दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, जाओ और कार्तिक की तलाशी लो। हार्वे का सुझाव सुनकर डिलेन फौरन मान गया। आखिर अगर हार्वे और कार्तिक एक दूसरे की तलाशी लेंगे तो भले ही कार्तिक चोर न हो, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर किसी पर इल्जाम जाएगा तो वो हार्वे पर ही जाएगा। हार्वे कार्तिक की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने उसके कपड़ों की तलाशी नहीं ली। इसके बजाय वह उसकी सीट की तरफ गया। हार्वे ने पहले ही पैसे कार्तिक की डेस्क में छिपा दिए थे। कार्तिक ने यह नोटिस कर लिया। उसने हार्वे को देखा और शांत लहजे में बोला, तुमने मुझे फंसाने के लिए बड़ी कोशिश की है। मैंने तुम्हें फंसाया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें कौन फंसाएगा? हार्वे ने ताना मारा। याद रखना, 1 घंटे में तुम्हें अपने की सजा मिलेगी। कार्तिक का चेहरा पूरी तरह शांत था। वो जरा भी परेशान नहीं दिख रहा था। कार्तिक को यकीन था कि हार्वे की चाल बिल्कुल बेकार थी। एक ऐसा लड़का जिसे अरबों की दौलत विरासत में मिली हो, वो पैसे कैसे चुरा सकता है? लेकिन हार्वे अपने आप में बहुत खुश था। उसे लगा जब तक वो कार्तिक की डेस्क में पैसे दिखाता रहेगा तब तक कार्तिक की बेगुनाही साबित करने का कोई चांस नहीं बचेगा। पूरी क्लास में खामोशी छा गई थी। सिर्फ हार्वे के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। आयुष, अंजलि और बाकी लोग हार्वे को कार्तिक की डेस्क की तरफ जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। नंदिता थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में थी अदिति। अदिति को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। हार्वे को पूरा भरोसा था कि चोर कार्तिक ही है। इसका मतलब सिर्फ 2 ही बातें हो सकती थीं। या तो कार्तिक सच में चोर था या फिर हार्वे ने उसे फंसाया था। इसकी जरूरत नहीं है। अदिति अचानक उठ खड़ी हुई और बोली। सबने अदिति की आवाज सुनी और उसकी तरफ देखा। हार्वे भी रुक गया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। मुझे याद आया, दरअसल मैंने पैसे नहीं खोए थे। मैंने वो पैसे बैंक में जमा कर दिए थे। मैं अभी परेशान थी, इसलिए भूल गई थी। अदिति ने अपनी शर्ट का कोना कसकर पकड़ा और धीरे धीरे झूठ बोला। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। अदिति ने कार्तिक को बचाने के लिए ये सब कहा। उसे नहीं पता था कि कार्तिक ने पैसे चुराए हैं या नहीं, लेकिन अगर हार्वे को कार्तिक की डेस्क से पैसे मिल जाते तो सब उसे चोर मान लेते
और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। इसलिए अदिति ने खुद जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। तुम ये क्या कह रही हो? रेचल ने अदिति की बात सुनकर पूछा। मैम, पैसे खोए नहीं थे। मैंने मैंने उन्हें बैंक में जमा किया था, अदिति ने हकलाते हुए जवाब दिया। ये तो नामुमकिन है, हार्वे गुस्से में चिल्लाया। पी क्लास के दौरान उसने खुद क्लास की फीस कार्तिक की डेस्क में छुपाई थी, लेकिन अब जब अदिति ने कहा कि पैसे खोए ही नहीं हैं, तो हार्वे को यह मानना मुश्किल था। तुम्हें कैसे पता कि यह नामुमकिन है? अदिति ने हार्वे की प्रतिक्रिया देखकर सीधा सवाल कर दिया। क्यों? तुम्हें इसकी क्या परवाह है कि मुझे कैसे पता? हार्वे ने अचानक अदिति के सवाल से झुंझलाते हुए कहा। वैसे भी यह इतना बड़ा मामला है, तुम इसे कैसे भूल सकती हो? अदिति, तुमने कहा था कि तुमने क्लास की फीस बैंक में जमा कर दी है ना? अंजलि ने देखा कि मामला उलझ रहा है, तो वह खड़ी हुई और अदिति से पूछा। हाँ, सही कहा, अदिति ने हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन तुमने अभी अभी कहा था कि पी क्लास के बाद तुम वापस क्लास में आई, तो पैसे कब जमा किए और कौन सा बैंक है जहां तुमने पैसे रखे? क्या तुम्हारे पास कोई रसीद है? अंजलि ने सवाल पर सवाल दाग दिए। अदिति हक्का बक्का खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अगर तुमने वाकई पैसे बैंक में जमा किए हैं तो चलो अभी बैंक चलते हैं और पैसे निकालते हैं। अगर पैसे मिल गए तो मान लेंगे कि तुमने गलती से कहा, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो हो सकता है कि तुमने और कार्तिक ने मिलकर पैसे चुराए हों, अंजलि ने तीखे लहजे में कहा। मैं अदिति घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अदिति, परेशान मत हो, उन्हें मेरी तलाशी लेने दो, कार्तिक ने शांत स्वर में कहा। वह समझ गया था कि अदिति उसे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। वह उसे और परेशान होते नहीं देख सकता था। तुमने ही कहा था, हार्वे ने ताना मारते हुए कहा और सीधा कार्तिक की डेस्क की ओर बढ़ गया। कुछ देर खोजने के बाद हार्वे को डेस्क के नीचे एक गुलाबी बटुआ मिला। धप! हार्वे ने बटुआ मेज पर फेंका और चिल्लाया, कार्तिक, अब ये बताओ कि ये क्या है? जैसे ही क्लास के बच्चों ने देखा कि हार्वे को बटुआ मिला है, पूरे क्लासरूम में हलचल मच गई। अब सबका शक पक्का हो गया कि चोर कार्तिक ही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक ऐसा करेगा। हाँ, ये सच में बहुत गंदा निकला। मुझे लगा था कि वह ईमानदार लड़का है। मैंने पहले ही सोचा था कि कार्तिक ही चोर है, वरना उसके पास अचानक इतने पैसे कहां से आ गए कि उसने हमें इंडिया पैलेस में पार्टी दी। स्टूडेंट्स आपस में चर्चा करने लगे। सिद्धार्थ और सूर्यांश हैरानी से कार्तिक को देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। अदिति और रेचल वालेस भी स्तब्ध रह गईं। सुश्री वालेस, क्या सच में कार्तिक ने पैसे चुराए? अदिति ने चौंकते हुए रेचल से पूछा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, रेचल ने धीमे स्वर में कहा। रेचल वालेस कई सालों से लेक्चरर थीं और हर तरह के स्टूडेंट्स देख चुकी थीं, लेकिन कार्तिक जैसा स्टूडेंट उन्होंने कभी नहीं देखा था। उनकी नज़र में कार्तिक का चरित्र हमेशा अच्छा था। कम से कम रेचल को उस पर बहुत भरोसा था। लेकिन इस बार मामला उल्टा था। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था और अब रेचल को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिक दोषी है। क्या कार्तिक के घर में कोई परेशानी है? अदिति ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। रेचल ने धीरे से सिर हिलाया। वह इस समय कोई राय देना नहीं चाहती थीं। दूसरी ओर अंजलि, आयुष, रश्मि और बाकी लोग बहुत खुश थे। इतने समय की प्लानिंग के बाद वे कार्तिक को इस हाल में देखने में सफल हो गए थे। उनकी खुशी छिप नहीं रही थी। कार्तिक शांत था। उसने हार्वे को अपनी डेस्क से बटुआ निकालते देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें क्लास के हर एक स्टूडेंट के हाव भाव पर थीं। आज सबके असली चेहरे सामने आ गए हैं, उसने मन ही मन सोचा। कार्तिक ने साफ देख लिया कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे आयुष और अंजलि का हाथ है। उनके चेहरे पर किसी भी तरह की हैरानी नहीं थी। पहले अंजलि ने मुझसे दूरियां बनाई, फिर आयुष ने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन लिया। मैंने इन दोनों को कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मेरे खिलाफ इतनी नफरत क्यों रखी? हार्वे ने बटुए को मेज पर पटका और पूछा, अदिति, ये बटुआ तुम्हारा है? अदिति भौचक्की खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या कहे। उसकी नजरें कार्तिक की ओर थीं, मानो वह उससे कोई सफाई सुनना चाहती हो। जब अदिति ने कुछ नहीं कहा तो हार्वे ने बटुआ खोल दिया। अंदर ढेर सारी नकदी थी। मिस्टर वैगनर, हार्वे ने डायलन की ओर देखते हुए कहा, कार्तिक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है, अब आप इसे कैसे संभालेंगे? डायलन ने गुस्से से कहा, कार्तिक, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम हमेशा ईमानदार बच्चे की तरह दिखते थे। अब मेरे साथ अकादमिक अफेयर्स के ऑफिस में चलो, वहां सब टीचर्स से बात करके तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। अकादमिक अफेयर्स ऑफिस? यह सुनकर क्लास में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि वहां से कोई भी बिना सजा के नहीं लौटता। मिस्टर वैगनर, हार्वे ने थोड़ी और चालाकी दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप कार्तिक से सख्ती से पूछें, शायद उसने इससे पहले भी पैसे चुराए हों। डायलन ने हार्वे को घूरते हुए कहा, मुझे क्या करना है? ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डायलन ने कार्तिक की ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, चलो
मेरे पीछे आओ। लेकिन कार्तिक शांत खड़ा रहा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूं। डायलन थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसने पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूं। कार्तिक ने फिर से कहा, स्कूल के नियमों के अनुसार चोरी के मामलों को चांसलर ही देखता है। अगर मामला गंभीर हो तो छात्र को स्कूल से निकाला भी जा सकता है। अगर यह हल्का है तो छात्र को प्रोबेशन पर रखा जाएगा। इसलिए मैं अभी प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूं। जब कार्तिक ने स्कूल में एडमिशन लिया था तब उसे चिंता थी कि कहीं उसे गरीबी अनुदान, फाइनेंशियल एड न मिल पाए। इसलिए उसने स्कूल के हर नियम को ध्यान से याद कर लिया था। कार्तिक जानता था कि अगर वह अब डायलन के साथ शैक्षणिक मामलों के कार्यालय गया तो मामला उसके खिलाफ हो सकता है। डायलन जैसे लोग बिना सोचे समझे फैसले लेते थे। कार्तिक की पृष्ठभूमि कितनी भी मजबूत हो, डायलन के गुस्से में फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसलिए कार्तिक ने सीधा और साफ निर्णय लिया। वह सीधे चांसलर के पास जाकर अपनी बात रखना चाहता था। हे, बुरा नहीं लड़के, तुम्हें स्कूल के नियमों की जानकारी है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी चांसलर से मिलवाता हूं, डायलन ने हंसते हुए कहा। डायलन को लगा कि अगर यह मामला चांसलर के पास गया तो कार्तिक की स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। इससे डायलन को भी कोई परेशानी नहीं होगी। आयुष, अंजलि और बाकी लोग जो यह सब देख रहे थे, भीतर ही भीतर बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि कार्तिक खुद ही अपनी बर्बादी की ओर जा रहा है। चलो, डायलन ने कड़क आवाज में कहा। कार्तिक ने हार्वे को एक तीखी नजर से देखा और चुपचाप क्लास से बाहर निकल गया। जैसे ही वह रेचल के पास से गुजरा, उसने अचानक कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। कार्तिक, मुझे सच बताओ, क्या तुमने पैसे चुराए थे? रेचल ने शांत स्वर में पूछा। नहीं, कार्तिक ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, जब तुम चांसलर से मिलो तो घबराना मत, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी, रेचल ने गंभीर आवाज में कहा। धन्यवाद। कार्तिक ने उनकी बात सुनकर गहराई से सराहना की। कुछ मिनट बाद डायलन कार्तिक को इंडिया यूनिवर्सिटी के चांसलर के ऑफिस में लेकर गया। तुम यहां रुको, मैं अंदर जाकर, डायलन ने कहना शुरू ही किया था कि कार्तिक ने दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। तुम बदमाश, रुक जाओ, डायलन ने घबराकर चिल्लाया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कार्तिक चांसलर के ऑफिस में दाखिल हो चुका था। वह सीधे जाकर डेस्क के सामने सोफे पर बैठ गया। उसका रवैया बेहद बेफिक्र था। क्लास में बाकी छात्रों के सामने कार्तिक ने खुद को शांत और संयमित दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ऑफिस में केवल डायलन और चांसलर थे। ऐसे में उसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। तुम कौन हो? चांसलर के ऑफिस में ऐसे घुसने की हिम्मत कैसे की? चांसलर जेसी जैकमैन ने गुस्से में पूछा। क्या मुझे आपके ऑफिस में आने के लिए दस्तक देने की जरूरत है? कार्तिक ने आंखें मिचमिचाते हुए लापरवाही से जवाब दिया। कार्तिक का रुख बेहद दबंग था और उसकी इस हरकत ने चांसलर को भी चौंका दिया। कार्तिक जानता था कि उसे इस मामले में सख्ती से पेश आना होगा। उसे मालूम था कि चांसलर जेसी जैकमैन बाहर से सख्त लगते थे, लेकिन अंदर से वे एक बेईमान और स्वार्थी व्यक्ति थे। यद्यपि जेसी डायलन जितना बेईमान नहीं था, फिर भी उसने कई घिनौने काम किए थे, जैसे महिला व्याख्याताओं को दबाव डालकर अपने साथ रहने के लिए मजबूर करना और जानबूझकर छात्रवृत्तियों और डिग्री प्रमाण पत्रों का गलत इस्तेमाल करना। कार्तिक ने इन सब के बारे में सुना था, लेकिन ये बातें बस आपस में ही चर्चा का विषय होती थीं। कोई भी इन्हें खुले में लाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार इंडिया यूनिवर्सिटी पूरी तरह से जेसी और डायलन के नियंत्रण में थी। छात्रों को उनसे सवाल पूछने का हक नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कार्तिक भी बाकी छात्रों जैसा था। जेसी ने कार्तिक की घमंडी नजरों को देखा और गुस्से से डायलन से पूछा, मिस्टर वैगनर, ये कौन है और यहां क्या कर रहा है? डायलन भी कार्तिक के रवैये से चौंक गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, बच्चा, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुरंत उनसे माफी मांगो। कार्तिक ने शांत नजरों से जेसी की तरफ देखा और कहा, यह आदमी मेरी माफी के लायक नहीं है। तू तू जेसी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह गुस्से से कांपने लगा। उसने घूरते हुए डायलन से पूछा, मिस्टर वैगनर, ये लड़का इतना बदतमीज क्यों है? इसे यहां क्यों लाए हो? डायलन को लगा कि कार्तिक को समझ आ चुका है कि उसे आज निष्कासित कर दिया जाएगा, तभी तो वह इतना बेखौफ था। उसने जल्दी से जवाब दिया, मी जैकमैन, ये लड़का एक चोर है, इसलिए मैं इसे आपसे यह पूछने लाया हूं कि इसे कैसे सजा दी जाए। क्या ये चोर है? जेसी ने भौहें चढ़ाते हुए ठंडे स्वर में कहा। मुझे नहीं लगा था कि इंडिया यूनिवर्सिटी में ऐसे बदमाश पैदा होंगे। तुम्हारे जैसे लोग हमारे स्कूल के लायक नहीं हैं। अब से तुम निकाल दिए गए हो और मैं इंडिया के बाकी विश्वविद्यालयों को भी ये सूचना दूंगा ताकि तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, फिर कभी कोई तुम्हें एडमिशन न दे। जेसी का गुस्सा अब चरम पर था। वह सिर्फ कार्तिक को स्कूल से निकालना ही नहीं चाहता था, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहता था कि बाकी विश्वविद्यालय भी उसे एडमिशन न दे। अगर ऐसा होता तो कार्तिक के लिए किसी और विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना नामुमकिन हो जाता। तुम मुझे निकालना चाहते हो? कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अगर मैं अब तुम्हारे जैसे बदतमीज छात्र को बाहर नहीं निकालता
तो भविष्य में यह हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा, जेसी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। हाँ, मुझे आपको बताने में कोई डर नहीं है। कोई मुझे स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकता जब तक मैं खुद इंडिया यूनिवर्सिटी छोड़ना ना चाहूं, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुमने क्या कहा? जेसी ने हैरानी से पूछा। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं इंडिया यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता? यह सबसे बड़ा मजाक है। अगर मैंने कह दिया कि आप मुझे निकाल नहीं सकते तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कार्तिक ने शांत स्वर में कहा। जेसी ने गुस्से में आकर टेबल पर रखा फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। मिस्टर वाघ, प्लीज हमारे स्कूल के कार्तिक नाम के छात्र की फाइल निकालिए। मैं इसे अभी निष्कासित करना चाहता हूं। यह कहते ही जेसी ने फोन रख दिया। फिर कार्तिक की तरफ देखते हुए बोला, बस इंतजार करो, तुम्हारी फाइल कुछ ही देर में यहां पहुंच जाएगी। तब देखते हैं तुम्हारा यह घमंड कैसे टिकता है। कार्तिक ने जेसी की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने अपना फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। क्या अब तुम्हें मदद मांगने की याद आ रही है? डायलर ने तंज कसते हुए कहा। अगर तुम अभी मिस्टर जैकमैन से माफी मांग लो तो शायद वे तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारकर छोड़ दें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम चाहे किसी को भी बुला लो, कोई फायदा नहीं होगा। बस निष्कासित होने का इंतजार करो। कार्तिक ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और कॉल पर ध्यान दिया। हेलो मिस्टर कार्तिक, दूसरी तरफ से आवाज आई। 10 मिनट में इंडिया यूनिवर्सिटी के चांसलर ऑफिस में पहुंचो, कार्तिक ने सीधे कहा। समझ गया। दूसरी तरफ से तुरंत सहमति मिल गई। फोन रखने के बाद जेसी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, हे बच्चे, अगर तुम आज शिक्षा निदेशक को भी बुलाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे किसी को निष्कासित करने से कोई नहीं रोक सकता। इतने सालों में मैंने तुम्हारे जैसा घमंडी छात्र कभी नहीं देखा। क्या आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं? कार्तिक ने शांत स्वर में कहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो थोड़ी देर रुक कर देख लो। जेसी का गुस्सा अब चरम पर था। कार्तिक के इस रवैये ने उसकी नफरत को और बढ़ा दिया था। उन्होंने महसूस किया कि कार्तिक की हरकतों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। इसके अलावा जेसी ने ध्यान दिया कि कार्तिक के कपड़े बेहद साधारण थे। उसे देखकर साफ था कि वह किसी अमीर घर का लड़का नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसकी कोई पावरफुल बैकग्राउंड भी नहीं हो सकती थी। जेसी ने जो कहा कि अगर शिक्षा निदेशक भी आ जाएं तो मैं कार्तिक को निकाल दूंगा, वह सिर्फ डींग हाँक रहा था। उसे यकीन था कि कार्तिक जैसे साधारण लड़के के लिए शिक्षा निदेशक को बुलाना नामुमकिन था, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद वह खुद जेसी की हालत खराब कर देता। कार्तिक सोफे पर पैर मोड़कर लेटा हुआ आराम से बैठा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वह पूरी तरह संतुष्ट था। वहीं जेसी और डायलन उसे गुस्से से घूर रहे थे। ऑफिस का माहौल अजीब तरह से भारी हो गया था। कक्षा में पूरी तरह से अफरा तफरी मच चुकी थी। सभी छात्र एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे थे। चर्चा हो रही थी कि कार्तिक सचमुच चोर है। अंजलि, आयुष, हार्वे और बाकी छात्र मन ही मन खुश हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि चांसलर अब कार्तिक को निष्कासित करने ही वाले हैं। यह उनके लिए किसी अच्छी खबर से कम नहीं था। अंजलि तो यह सोचने लगी थी कि जब कार्तिक स्कूल छोड़ देगा तब वह उसका मजाक उड़ाने के लिए क्या क्या कहेगी। हालांकि मैं थोड़ी परेशान थी। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह उतना सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। अदिति अपनी सीट पर शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर अफसोस का भाव था। उसे महसूस हो रहा था कि पैसों वाली बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए थी। वहीं रचेल बार बार फोन कर रही थी। वह किसी तरह कार्तिक के लिए मदद तलाशने की कोशिश कर रही थी ताकि चांसलर उसे स्कूल से बाहर न करे। सूर्यांश, सिद्धार्थ और बाकी लड़के अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता झलक रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। कुछ ही मिनटों में 10 मिनट बीत गए। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके बाल बिखरे हुए थे चांसलर के दफ्तर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फाइल थी। मी जैकमैन, यह रही वह फाइल जो आपने मंगवाई थी, उसने बड़े सम्मान से कहा। बहुत अच्छा। जेसी ने हाथ बढ़ाकर फाइल ले ली। फिर उसने कार्तिक की तरफ एक तेज नजर डाली और फाइल के कागज पलटने लगा। तो कार्तिक, जेसी ने गुस्से से कहा, अब क्या तुम यह कहने की हिम्मत करोगे कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल नहीं सकता? उसने टेबल से एक मुहर उठाई जो किसी छात्र की सदस्यता रद्द करने का प्रतीक थी। अगर तुमने मेरी फाइल पर यह मुहर लगाने की हिम्मत की, कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तुम मुझे पछतावा कराओगे, जेसी ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? उसने मुहर उठाई और कार्तिक की फाइल पर लगाने ही वाला था कि धमाक! अचानक चांसलर के ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। जेसी ने तुरंत ऊपर देखा और फिर वह पूरी तरह से दंग रह गया। जब डिलेन ने उस व्यक्ति को देखा जिसने अभी अभी दरवाजा खोला था तो उसका जबड़ा खुला रह गया।
उसकी आंखों में गहरा सदमा साफ झलक रहा था। केवल कार्तिक ही शांति से बैठा रहा, क्योंकि वह पहले से जानता था कि अंदर आने वाला व्यक्ति कौन था। इंडिया यूनिवर्सिटी, चांसलर ऑफिस। डिलेन और जेसी उस समय पूरी तरह चौंक गए जब उन्होंने अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को ऑफिस में आते देखा। मिस्टर ओमकार, आप यहाँ क्यों आए हैं? जेसी तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। वह उस व्यक्ति के पास गया और चापलूसी भरे लहजे में पूछने लगा। हाँ मिस्टर ओमकार, डिलेन ने भी जल्दी से कहा। क्या आपको आज बोर्ड की मीटिंग में नहीं होना चाहिए? चांसलर के ऑफिस में जो व्यक्ति मौजूद था उसका नाम ओमकार था। थॉमस ने एक बार बताया था कि कार्तिक के दादा और चचेरे भाई का इंडिया यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रभाव था। खासकर कार्तिक के दादा के चचेरे भाई तो विश्वविद्यालय के डायरेक्टर बोर्ड के चेयरमैन थे। उनकी मृत्यु के बाद यह पद थॉमस को मिला। थॉमस अब कार्यवाहक चेयरमैन बन गए थे। कार्तिक इसीलिए निडर था। वह जानता था कि थॉमस, जो इंडिया यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उसके साथ खड़े होंगे। असल में यह कहा जा सकता था कि चांसलर की कुर्सी ही थॉमस की मेहरबानी पर टिकी थी। जब तक कार्तिक खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला न करता, उसे निकालने का हक किसी के पास नहीं था। इंडिया यूनिवर्सिटी एक निजी संस्थान थी। इसके शेयरधारकों का पैसा डायरेक्टर बोर्ड के तहत काम करता था। एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन, जिसे मिस्टर ओमकार मैनेज करते थे, इंडिया यूनिवर्सिटी के 71% शेयरों का मालिक था। यह यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि ओमकार सीधे कार्तिक के बॉस थे। इसका मतलब पूरी यूनिवर्सिटी पर कार्तिक का कंट्रोल था। अब सवाल यह था, जेसी को कार्तिक को निकालने का अधिकार किसने दिया? ओमकार ने ऑफिस में घुसते ही जेसी और डिलेन की तरफ एक नजर डाली। उनकी ओर बिल्कुल उदासीनता से देखा। इसके बजाय वह सीधे कार्तिक के पास पहुंचे। वह हल्का सा झुके और बेहद सम्मानपूर्वक बोले, मुझे माफ कीजिए मिस्टर मैकडॉनल्ड, मैं देर से आया। यह सुनकर जेसी और डिलेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। मिस्टर मैकडॉनल्ड, उनके चेहरों पर हैरानी और सदमे के भाव थे। उन्हें तो कभी सपने में भी नहीं लगा था कि कार्तिक जैसा साधारण सा लड़का थॉमस जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को जान सकता है। जेसी का माथा ठंडे पसीने से भरने लगा। उसे अब समझ में आ रहा था कि कार्तिक इतना निडर क्यों था। कोई बात नहीं, आप देर से नहीं आए, कार्तिक ने शांत स्वर में जवाब दिया। फिर वह खड़ा हुआ। उसने ओमकार की ओर देखा और सीधे पूछा, मिस्टर ओमकार, इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरे कितने शेयर हैं? मिस्टर कार्तिक, अब इंडिया यूनिवर्सिटी के 71% शेयर आपके पास हैं और आपका इस पर पूर्ण नियंत्रण है, थॉमस ने जल्दी से जवाब दिया। यह सुनकर जेसी और डायलन एक बार फिर स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से कार्तिक के पास इंडिया यूनिवर्सिटी के 71% शेयर कैसे आ गए। क्या ये शेयर ओमकार के नहीं थे? जेसी, लगता है मैं तुम्हें सही से परिचय नहीं करा पाया। यह है मिस्टर कार्तिक। ये एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के इकलौते कानूनी उत्तराधिकारी हैं। इसलिए इंडिया यूनिवर्सिटी के वो 71% शेयर जो पहले एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के स्वामित्व में थे, अब मिस्टर कार्तिक के हैं। मैं हमेशा से निदेशक मंडल का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन अब जब एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन मिस्टर कार्तिक को विरासत में मिला है तो अध्यक्ष का पद इन्हीं का होगा, थॉमस ने शांत स्वर में कहा और जेसी की ओर देखा। थॉमस की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उनके शब्दों ने जेसी और डायलन के दिलों में मानो भूकंप ला दिया। कौन सोच सकता था कि यह साधारण सा दिखने वाला लड़का, जो अक्सर खाने की डिलीवरी कर गुजारा करता था, अचानक से एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का मालिक और यूनिवर्सिटी के बोर्ड का अध्यक्ष बन जाएगा। जेसी के लिए यह मानो आसमान से बिजली गिरने जैसा था। उसे यह नहीं पता था कि एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन कितना शक्तिशाली है, लेकिन थॉमस की ताकत वह अच्छी तरह जानता था। अब जब थॉमस खुद कार्तिक के अधीन था तो कार्तिक का प्रभाव मानो असीमित था। अब पूरा स्कूल मेरा है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे निकाल सकते हो? कार्तिक एक कदम आगे बढ़ा और संकुचित आंखों से जेसी की ओर देखते हुए हल्के स्वर में पूछा, कार्तिक, मीटर कार्तिक। जेसी ने घबराकर 2 कदम पीछे खींच ली। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इसके बाद वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। कार्तिक ने जेसी की ओर देखा। वह बुरी तरह डर गया था। कार्तिक के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। फिर वह थॉमस की ओर मुड़ा और पूछा, थॉमस, क्या मुझे चांसलर बदलने का अधिकार है? यह सुनकर जेसी और डायलन के चेहरों से खून उतर गया। मिस्टर कार्तिक, स्कूल के चांसलर को बदलने के लिए बोर्ड मीटिंग की आवश्यकता होती है। इसके लिए 51% शेयर धारकों की मंजूरी जरूरी है, लेकिन अब आपके पास 71% शेयर हैं, तो आप अकेले ही बोर्ड मीटिंग बुलाकर ये कर सकते हैं, थॉमस ने जवाब दिया। मुझे पता है, कार्तिक ने हल्के से सिर हिलाया। इसके बाद उसने जेसी की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जब तक मैं खुद ना चाहूं कोई मुझे निकाल नहीं सकता। अब तुम तो मुझे निकाल नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें जरूर निकाल दूंगा। यह सुनते ही जेसी का चेहरा पीला पड़ गया।
उसका पूरा शरीर मानो शिथिल हो गया था। उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा यह गरीब लड़का इतना ताकतवर और मजबूत निकलेगा। कौन सोच सकता था कि एक अमीर लड़का जिसे एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन विरासत में मिली थी इतना बोर हो जाएगा कि स्कूल में खाना बांटने लगेगा और गरीब होने का नाटक करेगा। मिस्टर कार्तिक, क्या अब आप चांसलर जेसी को उनके पद से हटा देंगे? थॉमस ने आगे बढ़कर पूछा। मिस्टर कार्तिक, प्लीज नहीं! जेसी ने जल्दी से घुटनों के बल बैठते हुए चिल्लाया। मिस्टर ओमकार, मिस्टर कार्तिक, आज की गलती मेरी है। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूं। मैंने मिस्टर कार्तिक को नाराज कर दिया। आप दोनों मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। आखिरकार मैं इतने सालों से इंडिया यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूं। भले ही मुझ में कोई खास टैलेंट न हो, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है, जेसी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर झंझकने के बाद डिल्लन भी घुटनों के बल बैठ गया और कार्तिक से बोला, मिस्टर कार्तिक, हम आपको पहचान नहीं पाए और गलती कर दी। प्लीज हमें एक और मौका दें। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए। डिल्लन कोई बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि वह इंडिया यूनिवर्सिटी में जैसा चाहे कर सकता था, क्योंकि उसके चाचा जेसी चांसलर थे। अगर आज कार्तिक ने जेसी को नौकरी से निकाल दिया तो डिल्लन के लिए हालात बहुत बुरे हो जाते। कार्तिक ने दोनों को अपने सामने घुटनों के बल बैठे देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके अंदर घृणा उमड़ने लगी। डिल्लन और जेसी, जो पहले शान से चलते थे, अब कुत्तों की तरह उसके सामने घुटनों पर गिड़गिड़ा रहे थे। अगर कार्तिक एक आम छात्र होता तो शायद उसे अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिलता। जेसी उसे फॉरेन यूनिवर्सिटी से निकाल देता, लेकिन अब हालात उलटे थे, इसलिए कार्तिक उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला था। जेसी ने डर और घबराहट में कार्तिक की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि कार्तिक उसे माफ कर देगा। पहले इंडिया यूनिवर्सिटी का चांसलर होने के नाते जेसी के एक शब्द से कार्तिक की पूरी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो सकती थी, लेकिन अब रोल रिवर्स हो चुके थे। कार्तिक के एक शब्द से जेसी का करियर खत्म हो सकता था। दूसरी ओर कक्षा में एक लड़का भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, मैम रेचल, लगता है कि कार्तिक को निकाल दिया गया है। रेचल ने यह सुना तो उसने चौंक कर उस लड़के की तरफ देखा और बड़ी बड़ी आंखों से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो? लड़के ने जवाब दिया, मैंने आर्काइव्स डिपार्टमेंट के मिस्टर वाग को एक फाइल लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस जाते देखा है। रेचल के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह तो हो गया। लगता है कि कार्तिक अब गया। इंडिया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होने के नाते रेचल को अच्छी तरह पता था कि आर्काइव्स ऑफिस किस काम के लिए है। अगर कोई वहां से फाइल ले जाता तो इसके पीछे सिर्फ दो ही वजहें हो सकती थीं। पहली, किसी लेक्चरर ने इस्तीफा दिया हो। दूसरी, किसी स्टूडेंट का ट्रांसफर हो गया हो या उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया हो। नहीं, मुझे चांसलर के पास जाना होगा, रेचल ने धीरे से कहा और फौरन मुड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ी। अदिति ने कुछ सेकंड के लिए झिझक दिखाई, फिर वह भी रेचल के पीछे भागी। उधर आयुष, अंजलि और बाकी लोग जिन्होंने कार्तिक के निकाले जाने की बात सुनी, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। वे इस बारे में प्लान बनाने लगे कि आज रात जश्न के लिए कहाँ जाना चाहिए। इसके उलट सिद्धार्थ और सूर्यांश का मूड खराब हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक को सच में निकाल दिया जाएगा। चांसलर के ऑफिस में जेसी और डिल्लन अभी भी कार्तिक के सामने घुटनों पर थे, उसे एक और मौका देने की भीख मांग रहे थे। कार्तिक सोच रहा था कि इन्हें कैसे सजा दी जाए। अगर इन्हें निकाल दिया गया तो इतनी जल्दी नए और सही कैंडिडेट्स ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर उन्हें नौकरी पर बनाए रखा तो उन लड़कियों के साथ अन्याय होगा जिनके साथ ये दोनों गलत कर चुके थे। इन दोनों के पास तो टीचर बनने का कोई हक ही नहीं था। इसी कशमकश में कार्तिक थोड़ा हिचकिचा गया। क्लिक क्लैक, क्लिक क्लैक। इसी बीच ऑफिस के बाहर हाई हील्स की आवाज सुनाई दी। कार्तिक कुछ पल के लिए रुक गया। नॉक नॉक। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस्टर जैकमैन, क्या आप अंदर हैं? रेचल ने जल्दी जल्दी कहा। सुश्री वालेस यहाँ क्यों आई हैं? रेचल की आवाज सुनते ही कार्तिक के दिल में हल्का सा झटका लगा। उसे लगा शायद वह उसके लिए अपील करने आई है। इस समय कार्तिक अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। उसने थोड़ा सोचकर धीरे से जेसी से कहा, उठो, जब मिस वालेस अंदर आए तो उन्हें मेरी पहचान मत बताना, समझे? जी, समझ गया। जेसी ने जल्दी से सिर हिलाया और खड़ा हो गया। अब कार्तिक जेसी के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। वह एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसा लग रहा था जिसने कोई शरारत कर दी हो। डिल्लन और थॉमस पास में सोफे पर बैठ गए। कौन है यह? जेसी ने खुद को शांत करते हुए कहा। मिस्टर जैकमैन, ये मिस वालेस हैं, रेचल ने बाहर से जवाब दिया। मिस वालेस, अंदर आइए, जेसी ने शांत लहजे में कहा। जेसी की अनुमति सुनने के बाद रेचल ने फौरन दरवाजा खोला और ऑफिस में दाखिल हो गई। जैसे ही उसकी नजर जेसी की टेबल पर रखी फाइल पर पड़ी, उसका शक और बढ़ गया कि जेसी कार्तिक से छुटकारा पाने वाला है। मिस्टर जैकमैन, मुझे नहीं लगता कि कार्तिक चोर है। मैं उसे काफी समय से जानती हूं।
और वह ऐसा इंसान नहीं है, रेचल ने जेसी को देखते हुए कहा। सही कहा मिस्टर जैकमैन। हाँ, मेरे पैसे खो गए थे, लेकिन अब मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। क्या आप कार्तिक को निकालने से बच सकते हैं? अदिति ने सहमति जताई। रेचल और अदिति अभी भी कार्तिक के लिए अपील कर रही थीं। ये देखकर कार्तिक इमोशनल हो गया। उसके मन में आया कि वह भी अब अपने असली पत्ते टेबल पर रख दे, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो रेचल और अदिति को लगेगा कि उसने उनसे झूठ बोला था। इसलिए उसने अपनी यह चाह दबा ली। सुश्री वालिस, आपको यह तय करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कार्तिक चोर है या नहीं। हम अभी जांच कर रहे हैं। जैसे ही जांच खत्म होगी मैं आपको फौरन बताऊंगा, जेसी ने बिना किसी मुस्कान के कहा। लेकिन मिस्टर जैकमैन, सुश्री वालिस, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर आप यह साबित कर सकती हैं कि कार्तिक चोर नहीं है तो मैं उसे अभी छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आप यह साबित नहीं कर सकती तो कृपया वापस जाकर इंतजार करें, जेसी ने उसे टोकते हुए कहा। जेसी के इस रूखे रवैये को देखकर रेचल ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कार्तिक की ओर देखा और कहा, कार्तिक, तुम्हें मिस्टर जैकमैन की जांच में पूरी तरह सहयोग करना चाहिए, समझे? जी, सुश्री वालिस, कार्तिक ने धीमी आवाज में जवाब दिया। यूनिस, चलो चलते हैं, रेचल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और ऑफिस से बाहर चली गई। अदिति कुछ पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर वह भी रेचल के पीछे चली गई। इस वक्त दोनों को उम्मीद थी कि जेसी खुद कार्तिक की बेगुनाही साबित करेगा। रेचल और अदिति के जाने के बाद जेसी तुरंत खड़ी हुई और उत्साहित होकर बोली, मिस्टर कार्तिक, कृपया बैठिए। क्या मैंने अभी सही किया? कार्तिक ने जेसी की चेयर पर बैठते हुए धीमे स्वर में कहा। जेसी, क्या तुम अभी भी चांसलर बने रहना चाहते हो? हाँ मिस्टर कार्तिक, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे एक और मौका दें, जेसी ने तुरंत जवाब दिया। कार्तिक जेसी को निकालने की सोच रहा था, लेकिन रेचल और अदिति की मौजूदगी ने उसे दूसरा विचार करने पर मजबूर कर दिया। अगर उसने अभी जेसी को हटा दिया तो इससे बाकी लोगों को शक हो सकता था। इसके अलावा आयुष और हार्वे के साथ दुश्मनी अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी जेसी और डिल्लन की मदद की जरूरत थी। इसलिए कार्तिक ने अपना फैसला बदलते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 2 शर्तों पर नौकरी पर रखूंगा। कृपया शर्तें बताइए मिस्टर कार्तिक। मैं तो 10 शर्तें भी मान लूंगा, जेसी ने उत्साह से कहा। पहली शर्त यह है कि तुम किसी को यह नहीं बताओगे कि मैं इंडिया यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन हूं। अगर किसी को पता चला तो मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा, कार्तिक ने धीरे से कहा। मिस्टर कार्तिक, आप चिंता मत कीजिए, हम में से कुछ ही लोग इस बारे में जानते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, जेसी ने तुरंत आश्वासन दिया। हालांकि जेसी यह नहीं समझ पाया कि कार्तिक ऐसा क्यों चाहता था, लेकिन उसने फौरन हामी भर दी। दूसरी शर्त यह है कि तुम और डायलन स्कूल में किए गए अपने सारे गलत काम लिखोगे और उस पर अपने उंगलियों के निशान लगाओगे। इसके साथ वादा भी करोगे कि दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करोगे। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें न केवल नौकरी से निकालूंगा, बल्कि ये सारी बातें पुलिस को सौंप दूंगा। फिर पुलिस खुद तुमसे निपटेगी, कार्तिक ने सख्ती से कहा। कार्तिक जानता था कि जेसी ने पिछले कुछ सालों में कई गलत काम किए हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि भविष्य में जेसी और डायलन पर उसका कंट्रोल बना रहे। जेसी असहज हो गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगा, कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, मैं यह कर लूंगा, जेसी ने घबराहट में हामी भरी। मिस्टर कार्तिक, आप चिंता मत करें, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट कल तक दे दूंगा। ठीक है, कार्तिक ने सिर हिलाया। फिर उसने डायलन की ओर देखा और कहा, हार्वे को अभी बुलाओ। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूं, डायलन ने तुरंत सहमति जताई और ऑफिस से बाहर चला गया। जेसी और डायलन के मामले सुलझाने के बाद कार्तिक ने आयुष, अंजलि और बाकी लोगों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। इनसे निपटना मुश्किल नहीं था। जेसी को बस एक वाक्य कहना था और वे तुरंत निष्कासित हो जाते। लेकिन कार्तिक ने ऐसा नहीं किया। उसकी चोरी का आरोप अभी तक साफ नहीं हुआ था। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो पूरा स्कूल उसे चोर मानता रहेगा। ऐसे में कार्तिक का इंडिया यूनिवर्सिटी में रहना मुश्किल हो जाता। इसलिए उसने तय किया कि वह इस बात को साफ करेगा। दूसरी तरफ डायलन अब भी कार्तिक की असली पहचान से स्तब्ध था। जब वह कक्षा के दरवाजे तक पहुंचा तब भी उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। ओह, डायलन ने गहरी सांस ली और कक्षा में चला गया। मिस्टर वैगनर, आप यहां क्यों आए हैं? क्या कार्तिक की चोरी का कोई फैसला हुआ? रेचेल ने डायलन को अंदर आते देख उत्साहित होकर पूछा। मैं किसी को बुलाने आया हूं, डायलन ने ठंडे स्वर में कहा। इसके बाद उसने सिर घुमाया और कक्षा की पिछली पंक्ति में बैठे हार्वे पर चिल्लाया, हार्वे मैकैडम, मेरे पीछे आओ। हार्वे अभी भी कार्तिक के स्कूल से निकाले जाने की खुशी में डूबा हुआ था। जब उसने डायलन का आदेश सुना तो वह एक पल के लिए ठिठक गया। फिर खड़ा होकर उसने पूछा, मिस्टर वैगनर, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? चांसलर ने तुम्हें बुलाया है, डायलन ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूं।
हार्वे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और डायलन के पीछे पीछे चल दिया। मुझे नहीं लगा था कि हार्वे को इस बार कोई फायदा मिलेगा। लगता है चांसलर उसे तारीफ करने बुला रहे हैं। हो सकता है इनाम भी दें, रश्मि ने ईर्ष्या भरे लहजे में कहा। हाँ, अगर मुझे पता होता कि यह सब इतना आसान होगा तो मैं खुद ही कर लेता। अब देखो, उस बेवकूफ हार्वे को पूरा क्रेडिट मिल गया, आयुष ने झुंझलाते हुए कहा। आखिर कार्तिक को चोर साबित करने में हार्वे का योगदान बड़ा था। हो सकता है स्कूल उसे आदर्श छात्र का टाइटल भी दे दे। जब तक कार्तिक को स्कूल से बाहर किया जा रहा है तब तक मुझे क्रेडिट मिले या न मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अंजलि ने खुश होकर कहा। उसने पहले ही प्लान बना लिया था कि कार्तिक का बाद में कैसे मजाक उड़ाएगी। दूसरी तरफ हार्वे को लग रहा था कि चांसलर ने उसे सराहना करने बुलाया है। मिस्टर वैगनर, आप क्या सोचते हैं? अगर मैंने चोर कार्तिक को पकड़ने में स्कूल की मदद की है तो क्या स्कूल मुझे इनाम देगा? हार्वे ने डायलन से पलटकर हंसते हुए पूछा। इनाम? डायलन ने सुनकर खुद को हंसने से रोका। उसने मन ही मन हार्वे की मूर्खता पर अफसोस किया। इनाम चाहिए इसे? अगर चांसलर इसे निकाल दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मिस्टर वैगनर, मैं बता रहा हूं, कार्तिक जैसे लोगों को स्कूल से तुरंत निकाल देना चाहिए और पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पहले जो पैसे चोरी हुए थे वे सब कार्तिक ने ही चुराए होंगे। हमें ऐसे लोगों के साथ नरमी नहीं दिखानी चाहिए, हार्वे ने डायलन की तरफ देखते हुए कहा। तुम बस अपना काम करो, डायलन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मेरा अपना काम? हार्वे डायलन के जवाब से चौंक गया। उसने संदेह भरे स्वर में पूछा, मिस्टर वैगनर, आपका मतलब क्या है? मेरा अपना काम से आपका क्या इशारा है? तुम खुद जान जाओगे, डायलन ने बिना भाव के जवाब दिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा खोला। हार्वे उलझन में था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और डायलन के पीछे पीछे ऑफिस में चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि कार्तिक प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा हुआ था और प्रिंसिपल जेसी उसके बगल में खड़ा था। यह नज़ारा देखकर हार्वे दंग रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। हालांकि हार्वे ने जल्दी से खुद को संभाला और चिल्लाया, कार्तिक, तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें वहां बैठने का क्या हक है? जल्दी उठो। धप! हार्वे की बात पूरी होते ही डायलन ने बिना सोचे समझे पीछे से उसकी पीठ पर जोरदार लात मारी। गुस्से से चीखते हुए डायलन बोला, तुम्हें अपनी औकात पता है? मिस्टर कार्तिक से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? श्रीमान कार्तिक! डायलन की लात से जमीन पर गिरे हार्वे के होश उड़ गए। वह पूरी तरह से हक्का बक्का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डायलन अचानक इतना बदल कैसे गया। वह कार्तिक को मिस्टर कार्तिक क्यों कह रहा था? और चांसलर जैसी, वह तो कार्तिक के बगल में खड़े थे, वह भी सिर झुकाए। हार्वे की आंखों में हैरानी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कार्तिक धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और हार्वे के पास आकर बोला, हार्वे, मेरी नज़र में तुम हमेशा एक जोकर रहे हो, इसीलिए जब जब तुमने मेरे लिए मुश्किलें खड़ी की मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। मुझे लगा तुम्हारे जैसे छोटे इंसान पर ध्यान देना मेरे लेवल से नीचे है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करोगे और मुझे मुश्किल में डालने की साजिश करोगे। तुम वाकई बहुत गिरे हुए इंसान हो। इल्ज़ाम? हार्वे थोड़ी देर के लिए चौंक गया, फिर गुस्से में चिल्लाया, मैंने कब इल्ज़ाम लगाया? तुम्हारे पास क्या सबूत है? साबित करो। हार्वे, तुम अब भी इनकार कर रहे हो? कार्तिक ने शांत लहजे में जवाब दिया। मुझे क्यों मानना चाहिए? मैंने कुछ गलत नहीं किया, हार्वे गुस्से से चिल्लाया। फिर उसने जेसी को देखा और ताने भरे स्वर में बोला, अब मुझे सब समझ आ गया है। कार्तिक, तुमने चोरी के पैसों से चांसलर और मिस्टर वैगनर को रिश्वत दी होगी। वाह, बहुत होशियार निकले, चांसलर को भी खरीद लिया। बोलो, कितने पैसे चुराए? कार्तिक ने हार्वे को देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम्हारी सोच का कोई मुकाबला नहीं है। मैं सच में नहीं जानता कि क्या कहूं। हार्वे ने इस बार जेसी की ओर घूरते हुए कहा, मिस्टर जैकमैन, आप साफ साफ नहीं बताएंगे कि यहां क्या चल रहा है तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा और कहूंगा कि आपने छात्रों से रिश्वत ली है। कार्तिक ने गहरी सांस ली और सीधे हार्वे की तरफ देखा। हार्वे, मुझे बताना भूल गया, मैं इस स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष हूं, तो मेरी सलाह है कि अभी सच बोल दो, वरना मैं तुम्हें इसी वक्त स्कूल से निकाल सकता हूं, समझे? हार्वे की आंखें फैल गईं। फिर उसने एक ताने के साथ कहा, हाँ, कार्तिक, तुम मुझसे नाटक कर रहे हो। अगर तुम बोर्ड के अध्यक्ष हो तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो मैं शिक्षा निदेशक हूं। हार्वे ने जोर से चिल्लाया, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। मिस्टर कार्तिक शेख ही नहीं बघार रहे हैं, वे हमारे स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष हैं। और रही बात रिश्वत की, तो उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा कि मिस्टर कार्तिक ने आपकी क्लास की फीस चुरा ली। उनकी हैसियत देखते हुए वे कुछ हजार रुपये के लिए ऐसा क्यों करेंगे? जेसी ने शांत और ठंडे स्वर में कहा। हार्वे ये सुनकर अवाक रह गया। वह एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न था। उसे शायद अब भी कार्तिक पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब जेसी ने खुद यह बात मानी तो इसका मतलब था कि कार्तिक ने जो कहा था वह सच था।
इस वक्त चाहे हार्वे कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, उसे महसूस हो गया कि जेसी मजाक नहीं कर रहे थे। क्या क्या कार्तिक सच में स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष हैं? हार्वे मन ही मन बुदबुदाया। यह कैसे हो सकता है? क्या वह एक गरीब डिलीवरी बॉय नहीं था? हार्वे की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने कार्तिक को ऐसे देखा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। हार्वे, आज आखिर हुआ क्या है? मुझे सच सच बताओ, कार्तिक ने आंखें तरेरते हुए पूछा। आज आज की बात। हार्वे कार्तिक की पहचान जानकर इतना डर चुका था कि उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना भी आ गया। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। असल में उसने सब कुछ कबूल करने का सोचा था, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, उसे ख्याल आया कि अगर उसने सच्चाई मान ली तो उसे चोर समझा जाएगा और स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं सच बोल दूं तो भी बाहर फेंक दिया जाऊंगा, और अगर झूठ बोलूं तो शायद बचने का कोई रास्ता निकल आए। हार्वे ने दिमाग में यह सोचा, फिर कुछ झंझकते हुए बोला, आज की घटना का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कार्तिक पर कोई आरोप नहीं लगाया। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।